बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च यूनिट स्टडी डिज़ाइन क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्लाइड है सरदार अली साहब की, जो KMU में करंटली जो है इस सब्जेक्ट को जो है पढ़ा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सीक्रेट स्टार KMU चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें और अपने कोलीग्स और फ्रेंड के साथ, क्लासमेट्स के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। स्टूडेंट्स, स्टडी डिज़ाइन है क्या चीज़? स्टडी डिज़ाइन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हमने जानना है व्हाट इज़ स्टडी डिज़ाइन। स्टडी डिज़ाइन is the foundation of any research, serving as a structured plan or protocol that guides how the research will be conducted to ensure reliable and valid result. स्टडी डिज़ाइन हमारे पास हर रिसर्च के एक फाउंडेशन होते हैं, एक बुनियाद होते हैं। जब आप रिसर्च को स्टार्ट करते हैं, ओके, तो ये स्टडी डिज़ाइन आपके लिए बुनियाद की हैसियत रखता है। ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है, ओके। ये गाइडिंग के एक प्रोटोकॉल है कि किस तरह हमने रिसर्च को कंडक्ट करना है, किस तरह हमने एक रिलायबल रिसर्च को कंडक्ट करना है और वैलिड रिजल्ट को कलेक्ट करना है। ओके, तो ये है हमारे पास स्टडी डिज़ाइन। अगर हम इसकी सिंपल डिफिनेशन करें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट से लेके एंड तक जितनी भी स्टेप्स होते हैं इसको कहते हैं स्टडी डिज़ाइन। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हम देखें इनिशियल जो हाइपोथेसिस होते हैं, ओके, स्टडी डिज़ाइन में रिसर्च में जो इनिशियल हाइपोथेसिस होते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है? जो आप सोचते हैं कि ये मसला इस तरह हो सकता है, ये मसला इस तरह है, तो ये आपके एक हाइपोथेसिस है, आपके एक इजम्पशन है अपने दिमाग, अपने माइंड से। लेकिन आपने तो इसका टेस्ट नहीं किया है कि क्या मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात ठीक है या गलत है। तो आपका जो हाइपोथेसिस है, फिर आपने इसको ऑपरेशनल में कन्वर्ट करना है। ऑपरेशनल क्या है? जब आप इसको प्रूव करें कि मेरा जो बात है बिल्कुल ठीक है, मैंने रिसर्च किया और मैंने ये चीज़ साबित किया कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है स्टडी डिज़ाइन। तो स्टूडेंट्स, फिर से मैं डिफिनेशन करता हूँ। रिसर्च के स्टार्ट से जो स्टेप्स होते हैं एंड तक, इन सब स्टेप्स को क्या कहते हैं? स्टडी डिज़ाइन। ओके, और स्टडी डिज़ाइन ख़ास तौर पे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए हम यूज़ करते हैं। रिसर्च में जितनी भी स्टेप्स होते हैं इसको स्टडी डिज़ाइन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर के? एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन स्टडी डिज़ाइन। स्टडी डिज़ाइन डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ स्टडी डिज़ाइन। तो रिसर्च में जितनी भी स्टेप्स होते हैं स्टार्ट से एंड तक, इसमें इंट्रोडक्शन भी है, ऑब्जेक्टिव्स भी है, लिटरेचर रिव्यू भी है, क्वेश्चनेयर भी है, मुख्तलिफ़ किस्म के मेथोडोलॉजीज़ भी है, कंक्लूजन भी है, रिकमेंडेशन भी है। इन सब को कलेक्टिवली कॉल्ड स्टडी डिज़ाइन। डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडी डिज़ाइन। फिर स्टडी डिज़ाइन की क्लासिफिकेशंस है मुख्तलिफ़ किस्म की। इसकी 2 क्लासिफिकेशन है, एनालिटिकल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर आपको पता है एपिडेमियोलॉजी में आपको 2 चीज़ें जो है नज़र आ रही थी, एक डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, दूसरा एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है? इसमें हमारे पास हम डिस्क्राइब द आउटब्रेक एंड टर्म ऑफ पीपल, पर्सन, प्लेस एंड टाइम, इन चीज़ों को हम देखते हैं। Person refers to socio-demographic characteristic of case and includes variables such as age, ethnicity, sex, gender, occupation and socio-economic status. अगर हम place की बात करें तो place refer to spatial relationship that are important in describing the occurrence of illness and may include variable that describe clustering, rural, urban, status, city, province, territory और कंट्री। ओके, टाइम की अगर हम बात करें तो कब हुआ था, ओके, किस टाइम हुआ था, इस तरह की जो है हमारे पास क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ है। और डिस्क्रिप्टिव स्टडी के जो हमारे पास गोल है वो क्या है? पोटेंशियल आउटब्रेक। इसमें हम पोटेंशियली आउटब्रेक को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम क्या करते हैं, हम प्लेस, पर्सन और टाइम की बात कर रहे हैं। किस चीज़ में, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। फिर अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को देखें तो इसमें एक है पॉपुलेशन बेस, ओके, और सेकंड हमारे पास है इंडिविजुअल बेस। तो पॉपुलेशन बेस में हमारे पास जो है इकोलॉजिकल भी है, कोरिलेशनल भी है, ओके स्टूडेंट्स। और सेकंड वन जो हमारे पास है इंडिविजुअल बेस। तो इंडिविजुअल बेस में हमारे पास केस रिपोर्ट है, केस सीरीज है, क्रॉस सेक्शनल सर्वेज है, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर हम पॉपुलेशन बेस की बात करें तो पॉपुलेशन बेस में हमारे पास क्या होते हैं, पॉपुलेशन बेस में हमारे पास ग्रुप होते हैं, ओके सॉरी, इसमें हम क्या करें, रिसर्चर जो है एक डिफाइन पॉपुलेशन को, ओके, ग्रुप नहीं, डिफाइन पॉपुलेशन से एक इंडिविजुअल केस को जो है उठा के इससे डेटा को जो है गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और इस डेटा को फिर एनालाइज करता है। लेकिन ये इंडिविजुअल बेस है, ओके, पॉपुलेशन बेस जो स्टडी है। इसमें इकोलॉजिकल जो है, तो इकोलॉजिकल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इकोलॉजिकल में इकोलॉजिकल स्टडी इन्वेस्टिगेट पैटर्न एट ग्रुप लेवल। ये ग्रुप लेवल पे होता है रेदर देन फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, नॉट फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट, दिस इज फॉर ग्रुप लेवल। इकोलॉजिकल स्टडी ग्रुप लेवल के लिए होता है, ओके। इसमें क्या होता है, इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ्टन यूज सेकेंडरी डेटा सोर्स। ये सेकेंडरी डेटा सोर्स सच एज गवर्नमेंट हेल्थ स्टैटिस्टिक, सेंसस डेटा या एग्जिस्टिंग जो डेटाबेस होते हैं, तो इन चीज़ों को जो है यूज़ करते हैं इकोलॉजिकल स्टडी में, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है हमारे पास इंडिविजुअल बेस है। तो इंडिविजुअल बेस में ओनली जो है इंडिविजुअल से डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है, ओके। और इसमें जो है केस रिपोर्ट है, केस सीरीज़ है, क्रॉस सेक्शनल सर्वेज है, इन सब को हम डिस्कस करते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप। फिर इसमें हमारे पास जो है सेकंड वन जो है, इसमें हमारे पास है एनालिटिकल। तो एनालिटिकल रिसर्च में हमारे पास ऑब्जर्वेशनल भी है और एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशनल भी है। ऑब्जर्वेशनल में हमारे पास कोहॉर्ट स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। जो एक्सपेरिमेंटल है इंटरवेंशनल, इसमें 2 है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है जो RCTs है, और कज़ाई एक्सपेरिमेंट्स है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब को हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, एनालिटिकल डिज़ाइन है जो ऑलरेडी हमने क्लासीफाई किया और आगे डिटेल के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टडी डिज़ाइन क्या है, स्टडी डिज़ाइन इज ए स्पेसिफिक प्लान। स्टडी डिज़ाइन हमारे पास एक स्पेसिफिक प्लान होता है, जिस तरह हमने डिस्कस किया, और प्रोटोकॉल फॉर कंडक्टिंग द स्टडी, जिसके ज़रिए हम स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है कि किस तरह हम स्टडी को कंडक्ट करें, किस तरह हम रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। विच अलाउ द इन्वेस्टिगेटर टू ट्रांसलेट द कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस इनटू ऑपरेशनल वन। इसमें एक इन्वेस्टिगेटर जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, वो अपना कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस को ट्रांसलेट करता है ऑपरेशनल वन में, ओके। किस तरह ट्रांसलेट करता है, इसके जो हाइपोथेसिस है, अपना सोच है, इसके बेस पे वो रिसर्च करता है, और जब वो रिसर्च करता है तो रिजल्ट में वो ऑपरेशनल जो है वो वजूद में लेके आता है कि ये मेरे रिसर्च के जो है बेनिफिट्स है, ये मेरे रिसर्च के रिजल्ट है, ये मेरे रिसर्च के कंक्लूजन है, ये चीज़ें मैंने डिस्कवर किया, ओके। तो ये है स्टडी डिज़ाइन। जिस तरह मैंने कहा कि स्टार्ट से लेके एंड तक जितनी भी स्टेप्स रिसर्च में होते हैं इसको स्टडी डिज़ाइन कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एनालिटिकल रिसर्च है। फिर इसकी भी 2 टाइप्स है, इंडिविजुअल बेस है, पॉपुलेशन बेस है। और इसकी भी एनालिटिकल रिसर्च में ऑब्जर्वेशनल है और एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल भी है। ये आप देखें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है, पॉपुलेशन बेस है और इकोलॉजिकल कोरिलेशनल भी है, और इंडिविजुअल बेस भी है। तो इसमें केस रिपोर्ट भी है, केस सीरीज भी है, क्रॉस सेक्शनल सर्वे भी है, डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। एनालिटिकल रिसर्च में क्या, ऑब्जर्वेशनल भी है और एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशनल भी है। तो इंटरवेंशन में RCT है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, और इसमें कज़ाई भी है, क्वासी एक्सपेरिमेंट, ओके। और ऑब्जर्वेशनल में हमारे पास कोहॉर्ट स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। स्टूडेंट्स याद रखना, डिस्क्रिप्टिव में केस क्रॉस सेक्शनल, इसमें हमारे पास केस कंट्रोल सीरीज है, यहाँ पे स्टडी है। ऑब्जेक्टिव्स एट वेरियस लेवल। अब स्टडी टाइप क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये याद रखना, ये कलर मैच करता है, ओके, ये कलर मैच करता है, देखने आपने। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, नोविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज। आपने डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी देखने हैं कि डिजीज़ कितना है, ज़्यादा है या कम है, डिजीज़ की इंटेंसिटी क्या है, हाई है या कम है। तो इसमें आपने जस्ट फ्रीक्वेंसी देखने है कि डिजीज़ लोगों में ज़्यादा है या कम है, फ्रीक्वेंसी कम है या ज़्यादा है। नोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपने देखना है कि हमारे मुल्क में कहाँ कहाँ पे ये डिजीज़ वाक़ई है, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। पेशावर में है, मर्दान में है, सवात में है, बटग्राम में है, मनसेरा में है,
या नहीं है, इस तरह आप लोगों ने जो है इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आप लोग देख सकते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपिंग द हाइपोथेसिस, और इसमें आपने हाइपोथेसिस को डेवलप करना है, जस्ट डेवलप करना है स्टूडेंट्स। ये बात आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि आपने जस्ट हाइपोथेसिस डेवलप करना है कि ये मेरा अपना एजम्पशन है, ऐसा हो सकता है। ओके, इसके बाद जो ब्लू कलर है तो इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल। ऑब्जर्वेशनल में क्या है, आपने जो हाइपोथेसिस डेवलप किया है फिर आपने इसको टेस्ट करना है। टेस्ट दी हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस आपने डेवलप किया है अब आप इसको टेस्ट करें। स्टूडेंट, हाइपोथेसिस क्या है, जहन से आप एक चीज़ को जो है कहते हैं कि ये मेरा माइंड कहता है कि जो सिगरेट स्मोकिंग करता है इसको लंग कैंसर होता है। तो फिर आपने इसके लिए जो है क्या करना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है बाय स्टैटिस्टिक के। अगर आप पास हो जाएंगे तो ठीक है, अगर पास नहीं होगे, फेल होगी, तो आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा और आपका जो हाइपोथेसिस है वो गलत साबित होगा। ओके, तो आपने जो हाइपोथेसिस डेवलप किया फिर आपने इसको मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए टेस्ट करना है। ओके, ऑब्जर्वेशनल या एनालिटिकल में। फिर आपने इस सिचुएशन को एस्टेब्लिश करना है। अगर टू वेरिएबल है तो इसके बीच में आपने क्या करना है, आपने इस सिचुएशन को रिलेशन या रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना है कि इन दोनों में के बीच में ये जो है रिलेशनशिप है। जब आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो ज़रूरी बात है आपने इस सिचुएशन भी जो है इनके बीच में जो है एस्टेब्लिश करना है ना। फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशनल स्टडीज़, तो ये जो हमारे पास नेवी कलर है तो इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल जो स्टडी है इसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन कि ये दो वेरिएबल के बीच में ये एसोसिएशन है लेकिन कितना है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ओके, जो हमारे पास कोरिलेशन चैप्टर था ना रिग्रेशन के बाद, बाय स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 11 था या 12 था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एस्टेब्लिशिंग द कॉज, फिर आपने कॉज को एस्टेब्लिश करना है कि किस वजह से ये चीज़ जो है होता है। इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, डिस्क्राइब ओनली। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आपने जस्ट ओनली आपने डिस्क्राइब करना है चीज़ों को, डोंट एग्जामाइन एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड हेल्थ आउटकम्स। जो एक्सपोजर है, फॉर एग्जांपल रिस्क फैक्टर है लंग्स कैंसर के लिए स्मोकिंग, ओके, या इस तरह के फ्रेंड्स के साथ बैठना उठना जो स्मोकिंग करता है। ओके, तो इस तरह की एक्सपोजर और हेल्थ आउटकम्स, अगर कोई बंदा जो है स्मोकिंग करता है तो ज़रूरी बात है इसको कैंसर होगा। तो अगर एक बंदा इसके एक्सपोजर ओके और इसके आउटकम के बीच में आपने डिस्क्रिप्टिव स्टडी में एसोसिएशन रिलेशनशिप नहीं देखना है कि किस वजह से जो है ये डिजीज़ लगा हुआ है या किस वजह से जो है ये बंदा जो है इफेक्ट हुआ है। तो इन चीज़ों को आपने नहीं देखना है, जस्ट आपने डिस्क्राइब करना है। जनरली द पर्पस इज टू डिस्क्राइब द वेरिएबिलिटी इन ए हेल्थ आउटकम्स एंड आर फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। जो वेरिएबिलिटी है हेल्थ आउटकम के, एक बंदा है इसके जो है रिजल्ट एक जैसा है, आउटकम एक जैसा है, वो भी स्मोकिंग करता है, दूसरा भी स्मोकिंग करता है, इसका रिजल्ट जो है एक जैसा है। एक दूसरे से जो है दो बंदे एक दूसरे से जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, एक को डिजीज़ है दूसरे को नहीं है। तो इसके वेरिएबिलिटी को आपने डिस्क्राइब करना है। ओके, जस्ट आपने डिस्क्राइब करना है और हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है कि ये मेरा माइंड कहता है कि ऐसा भी हो सकता है, इस बंदे को इसलिए जो है डिजीज़ नहीं है कि ये करता है, इस बंदे को इसलिए डिजीज़ है कि ये करता है। हालांकि दोनों एक्सपोज है लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, वेरिएबिलिटी इन हेल्थ आउटकम्स, ओके, and formulate hypothesis. A descriptive study involved describing the characteristic of a particular situation, events or case. हमारे पास एक केस है या इवेंट है या सिचुएशन है पार्टिकुलर खास, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपने जो है जस्ट डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी कैन बी कैरिड आउट ऑन स्मॉल और लार्ज स्केल। डिस्क्रिप्टिव स्टडी स्मॉल लार्ज स्केल दोनों पे हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव स्टडी के हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे पास है केस स्टडी। स्टूडेंट, सबसे पहले केस स्टडी किया है जो अनकॉमन डिजीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 कोरोना जो था तो सबसे पहले ये चाइना में था, एक बंदे को था, फिर थोड़ा थोड़ा से जो है ये जो है क्या हुआ, ये स्प्रेड हुआ, फिर पाकिस्तान, इस तरह के जो है अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस तरह जो इंडोनेशिया, ये सब जो है एशिया और यूरोप जो है इसने घेर लिया। ओके, लेकिन ये क्या था, ये एक केस स्टडी था।
ओके, ए स्टडी ऑफ वन डिजीज इंडिविजुअल, एक बंदे को जो डिजीज होता है ये क्या होता है, ये एक स्टडी होता है। प्रोवाइडिंग ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अनकॉमन डिजीज, इस अनकॉमन डिजीज के आपको जो है एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है प्रोवाइड किया जाता है। ओके, प्रोवाइड टाइमली और रेयर इंफॉर्मेशन। और ए सिंगल पेशेंट क्लिनिकल हिस्ट्री इज डिस्क्राइब इन डिटेल, ए सिंगल पेशेंट है, इसकी क्लिनिकल हिस्ट्री आपने डिस्क्राइब किया डिटेल में। ओके, एंड देन डिस्कस इन रिलेशन टू द लिटरेचर, फिर आपने लिटरेचर के साथ इसको जो है रिलेट किया कि क्या इससे पहले किसी बंदे को इस तरह की डिजीज था या नहीं। ऑलमोस्ट ऑलवेज रेयर, ये रेयर है, अनयूजुअल है, एटिपिकल केस है, किसी को इस तरह केस तो आया ही नहीं था। तो जब पहली बार केस आता है, डिजीज आता है, अनकॉमन डिजीज, तो इसको हम केस स्टडी के, ये हमारे लिए एक केस होता है। केस स्टडी क्या होता है, एक केस होता है, इसको बंदा स्टडी करता है। रिसर्चर के लिए ये एक केस होता है जो स्टडी करना चाहते हैं। इसमें केस सीरीज क्या होता है, ए स्टडी ऑफ मल्टीपल अकरेंस ऑफ अनयूजुअल केसेस दैट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल अकरेंस होते हैं। अनयूजुअल केसेस होते हैं, वही डिजीज होता है, लेकिन मल्टीपल अकरेंस इसके होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन अनयूजुअल केस मल्टीपल अकरेंसेस के होते हैं। ओके, इन्वेस्टिगेटर कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिम्टम और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल विद द डिजीज, और फिर इन्वेस्टिगेटर जो होता है, रिसर्चर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसके फ्रीक्वेंसी, सिम्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट करते हैं। ओके, और जब वो इसको कैलकुलेट करते हैं तो इस पीपल के जो डिजीज़ के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ साथ। रिजल्ट्स में जनरेट काजुअल हाइपोथेसिस, और इसका जो रिजल्ट है वो काजुअल हाइपोथेसिस को जो है जनरेट करता है। नाइदर ए केस स्टडी नॉर ए केस सीरीज इंक्लूड कंपैरिजन ग्रुप, और याद रखना न केस स्टडी में न केस सीरीज में कोई कंपैरिजन ग्रुप नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइन, केस रिपोर्ट क्या है, वन केस ऑफ अनयूजुअल फाइंडिंग, जो अनयूजुअल फाइंड है इसके वन केस, और केस सीरीज क्या है, मल्टीपल केसेस ऑफ फाइंडिंग, जो चीज़ आप फाइंड करते हैं इसके मल्टीपल केसेस। एक मल्टीपल केसेस है, सीरीज है, और एक जस्ट एक रिपोर्ट है। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, इंडिविजुअल बेस्ड, डिस्क्रिप्टिव स्टडी के जो इंडिविजुअल बेस्ड है इसके हम टाइप डिस्कस करते हैं। क्रॉस सेक्शनल सर्वे है, क्रॉस सेक्शनल सर्वे में क्या है, subjects or institution are surveyed in order to describe the prevalence of health outcomes and or characteristic of a population। स्टूडेंट ये चीज़ जो है आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके जो है टाइम के साथ इसका बहुत ज़्यादा जो है गहरा ताल्लुक है। ओके, जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी होते हैं ये हम प्रेजेंट सिचुएशन में हमने एक्सपोजर को भी देखना है, और एक्सपोजर के साथ साथ हमने जो है आउटकम्स को भी जो है देखना है। तो प्रेजेंट में आपने सिचुएशन के एक स्नैपशॉट को जो है आपने लेना है। ओके, एक स्नैपशॉट को आपने लेना है, तो स्नैपशॉट आपने लेना है, एक पिक्चर आपने लेना है सिचुएशन की। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी या सर्वे हुआ। ओके, सब्जेक्ट और इंस्टीट्यूशन आर सर्वेड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द प्रेवेलेंस ऑफ हेल्थ आउटकम्स, जो हेल्थ आउटकम्स है, जो डिजीज़ है, इसके प्रेवेलेंस आपने डिस्क्राइब करना है कि टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन में इन डिजीज़ का जो प्रेवेलेंस होता है, प्रेवेलेंस क्या होता है, जो डिजीज़ की जो स्प्रेडिंग होता है। ओके, इकोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकल स्टडी फोकसेस ऑन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स पे जो है होता है, रेदर देन इंडिविजुअल एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस। ओके, ये ग्रुप बेस पे हम करते हैं। द वेरिएबल इंक्लूड्स मेजरमेंट टेकन एट द ग्रुप लेवल, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये सब इसमें होते हैं स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी, इसमें एनालिटिकल स्टडी में हमारे पास क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है, कोहॉर्ट स्टडी है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ नहीं है। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, कंपैरेटिव स्टडी है, इसमें हमने प्रेजेंट में आउटकम भी देखना है और एक्सपोजर को भी देखना है कि ये बंदा सिगरेट स्मोकिंग करता है, इसको ये लंग कैंसर है। प्रेजेंट सिचुएशन के मैंने एक स्नैपशॉट लेना है, पिक्चर लेना है। ओके, इसके बाद एक केस कंट्रोल में आपने क्या है, इसमें टू ग्रुप है, एक में केस होता है, बंदे एक्सपोज है, दूसरे में कंट्रोल है, बंदे को कुछ भी मसला नहीं है। इन दोनों को आपने कंपेयर करना है, लेकिन आपने रेट्रोस्पेक्टिवली जाना है, आपने पास्ट में जाना है कि इस बंदे की काज किया थी इस डिजीज़ की। इसको अगर डायबिटीज़ है तो
अब अगर 2025 से 2015 में इसके साथ किया हुआ है, इसने जो है इसके डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, तो ये क्या है, ये केस कंट्रोल है। ओके, और कोहॉर्ट स्टडी में क्या करना है, आपने फ्यूचर में जाना है। ओके, फ्यूचर में आपने जाना है कि अब मेरा तो हालात ठीक है। इस सिचुएशन पे आपने 2 ग्रुप्स को लेना है, 2 ग्रुप्स को लेना है। एक ग्रुप जो है हमारे पास एक्सपोज होगा, डिजीज़ वाला नहीं है स्टूडेंट, याद रखना, एक्सपोज होगा। सेकंड वन हमारे पास जो है बिल्कुल नॉर्मल होगा। इन दोनों को आपने टाइम के साथ साथ जो है स्टडी करना है। आगे फिर 5 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद आपने देखना है कि रिजल्ट क्या निकला है हमारे लिए। ओके स्टूडेंट, तो याद रखना कोहॉर्ट स्टडी हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। ये बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लगता है। ओके, टाइम इससे 25 साल तक ये कोहॉर्ट स्टडी ले सकता है। एनालिटिकल नॉन इंटरवेंशन स्टडी जो क्रॉस सेक्शनल है, केस कंट्रोल है और कोहॉर्ट है। टाइम इसमें टाइम बिल्कुल की है। ये आप देखें, प्रेजेंट में जो है डिजीज़ भी है और एक्सपोजर भी है, तो ये क्या है, ये हमारे पास केस क्रॉस सेक्शनल है। अगर केस कंट्रोल की हम बात करें तो प्रेजेंट में डिजीज़ है और पास्ट में एक्सपोजर है। प्रेजेंट में आपको डिजीज़ है डायबिटीज़, तो आपने पास्ट में जो है जाना है कि 10 साल पहले इसके साथ किया हुआ था। और ये जो है हमारे पास प्रेजेंट में एक्सपोजर है, मुझे एक्सपोजर है, और पास्ट 25 साल बाद या 10 साल बाद मैं देखता हूँ कि क्या मुझे डिजीज़ है या इस ग्रुप को डिजीज़ है। फर्दर मैंने फ्यूचर में किसी ग्रुप को स्टडी करना। कोहॉर्ट क्या होता है स्टडी, कोहॉर्ट स्टूडेंट्स कहते हैं एक ग्रुप को, तो कोहॉर्ट स्टडी ग्रुप को स्टडी करना, फ्यूचर में इसको एक्सपोज करना और एक्सपोजर के साथ इसको स्टडी करना कि क्या इसको कोई डिजीज़ है या नहीं है। डिज़ाइन ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी के जो डिज़ाइन है वो हम देखते हैं। सब्जेक्ट फ्रॉम पॉपुलेशन, हमने पॉपुलेशन से सैंपल लिए हैं। ओके, ये जो है हमारे पास 4 केसेस जो है बनते हैं। डेटा टेकन फ्रॉम वन टाइम में मैंने जो है डेटा लिया है। एक हमारे पास ऐसा ग्रुप है जो क्या होता है, जो हमारे पास जो है क्या है, रिस्क फैक्टर इसको है लेकिन कोई डिजीज़ भी प्रेजेंट है, रिस्क भी है और डिजीज़ भी है। एक ग्रुप इस तरह है। दूसरा हमारे पास जो रिस्क नहीं है, रिस्क फैक्टर नहीं है और इसको डिजीज़ है। फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग नहीं करता फिर भी इसको लंग कैंसर है, वो सिगरेट स्मोकिंग भी करता है इसको लंग कैंसर भी है। रिस्क फैक्टर मौजूद है बट डिजीज़ नहीं है, सिगरेट स्मोकिंग करता है लेकिन डिजीज़ नहीं है, ये न सिगरेट स्मोकिंग करता है और न इसको डिजीज़ है। तो ये 4 सिचुएशन वजूद में आते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल में एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी मेजर द प्रेवेलेंस ऑफ हेल्थ आउटकम्स, ये हेल्थ आउटकम्स के प्रेवेलेंस को हम इसमें स्टडी करता है, मेजर करता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ के जो डिटर्मिनेंट है, किस वजह से हमारा हेल्थ जो है इम्प्रूव होता है, किस तरह हमारा हेल्थ जो है वो ख़राब होता है, तो ये डिटर्मिनेंट होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। ओके, या आर बोथ, दोनों को भी हम स्टडी कर सकते हैं। इन ए पॉपुलेशन एट पॉइंट एंड टाइम, लेकिन एक टाइम में, पॉइंट टाइम में, और ए शॉर्ट पीरियड में, एक टाइम में हमने एक्सपोजर को भी देखना है, डिजीज़ को भी देखना है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच सब्जेक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करना है एक सब्जेक्ट की लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम में। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में एक टाइम में आपने एक पिक्चर लेनी है सिचुएशन की। यूज टू प्रोवाइड ए स्नैपशॉट ऑफ पॉपुलेशन एट ए पॉइंट इन टाइम, एक स्नैपशॉट पिक्चर लेनी है। द मेन आउटकम मेजर इस प्रेवेलेंस, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रेवेलेंस है। इस टाइम में डिजीज़ प्रेवेलेंट होगा। लिमिटेड टू द मेजरमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर एंड आउटकम्स एट वन सिमल्टेनियस पॉइंट इन टाइम, एग्जांपल स्क्रीनिंग सर्वे, नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस KAP सर्वे। ये हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन है। टारगेट पॉपुलेशन से मैंने स्टडी पॉपुलेशन को जो है सेलेक्ट किया। स्टडी पॉपुलेशन से मैंने सैंपल से मैंने डेटा गैदर ऑन एक्सपोजर एंड डिजीज़। एक्सपोज्ड हैव डिजीज़, ये एक्सपोज भी है, डिजीज़ भी है। सिगरेट स्मोकिंग भी करता है, डिजीज़ भी है। ये एक्सपोज भी है लेकिन इसको डिजीज़ नहीं है। सिगरेट स्मोकिंग करता है, डिजीज़ नहीं है। ये एक्सपोज नहीं है लेकिन फिर भी डिजीज़ है। सिगरेट स्मोकिंग नहीं करता है फिर भी इसको डिजीज़ है। ये न सिगरेट स्मोकिंग करता है और न इसको डिजीज़ है, तो ये 4 ग्रुप वजूद में आए। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ये एक 2x2 टेबल है, कंटिजेंसी टेबल है स्टूडेंट, सिंपलेस्ट टेबल है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 2x2 टेबल है। इसका क्या मतलब है, इसमें एक्सपोज नॉन एक्सपोज है इस साइड पे और इस पर डिजीज़ और नॉन डिजीज़। इसका क्या मतलब है, ये वाला बंदा एक्सपोज है, सिगरेट स्मोकिंग करता है, इसको डिजीज़ है, ए वाला। दूसरा जो है एक्सपोज है, सिगरेट स्मोकिंग करता है लेकिन इसको डिजीज़ नहीं है, बी को। ये सिगरेट स्मोकिंग नहीं करता है, एक्सपोज नहीं है लेकिन फिर भी इसको डिजीज़ है, सी को। ये वाला बंदा ने एक्सपोज है, सिगरेट स्मोकिंग भी नहीं करता है, डिजीज़ भी नहीं है,
ABCD। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखें ये जो रेड कलर है तो रेड कलर क्या शो करता है, ये एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर जो है शो करता है। ओके, ये एक्सपोज है इसको डिजीज़ है, ये एक्सपोज नहीं है इसको डिजीज़ है, ये एक्सपोज है इसको डिजीज़ है, ये एक्सपोज है इसको डिजीज़ नहीं है। इस तरह हमने इस तरह और इस तरह स्टडी करना है। ये आप देखें, इसके लिए प्रेवेलेंस ऑफ एक्सपोजर, ये एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सपोजर की स्प्रेडिंग होता है कंपेयर्ड इन डिजीज़ एंड नॉन डिजीज़। ओके, कि एक्सपोजर है फिर भी डिजीज़ है, एक्सपोजर नहीं है फिर भी डिजीज़ है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रेवेलेंस ऑफ एक्सपोजर, और इसका जो फार्मूला है वो क्या है, A डिवाइड बाई A प्लस बी, A प्लस सी या B डिवाइड बाई B प्लस डी। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेवेलेंस ऑफ एक्सपोजर का फार्मूला क्या है तो A डिवाइड बाई A प्लस सी या B डिवाइड बाई B प्लस डी, ये फार्मूला है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेवेलेंस ऑफ डिजीज़ क्या है, प्रेवेलेंस ऑफ डिजीज़, ये डिजीज़ की बात हो रहा है, एक्सपोज्ड है डिजीज़ है, एक्सपोज्ड है फिर भी डिजीज़ नहीं है, तो इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है, A डिवाइड बाई A प्लस बी, C डिवाइड बाई C प्लस डी। इसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पाई चार्ट दिया है क्रॉस सेक्शनल स्टडी के लिए, जो प्रेवेलेंस ऑफ हार्ट डिजीज़ इन स्टडी सैंपल, ये रेड कलर जो है हार्ट डिजीज़ है और ये जो ग्रीन कलर है ये नॉर्मल है। प्रेवेलेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन स्टडी सैंपल, इस स्टडी सैंपल में आपने क्या करना है, प्रेवेलेंस और रिस्क फैक्टर को देखना है और गोल किया है स्नैपशॉट ऑफ डिजीज़ और रिस्क। रिस्क या डिजीज़ के अपने स्नैपशॉट लेने हैं, पिक्चर लेने हैं। ये ग्रीन क्यों है, ग्रीन इसलिए है कि पुअर डाइट है। येलो किया है सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, नशा करता है, अल्कोहल पी रहा है और ये स्मोकिंग करता है, तो ये स्टडी सैंपल्स है। ओके, और ये नॉर्मल है, ये हार्ट डिजीज़ है। तो इससे क्या नतीजा निकला, ये एक पाई चार्ट है, इसमें परसेंटेज के लिहाज से आपको जो रिस्क फैक्टर है वो शो किया हुआ है। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अब फ़वाइद क्या है, आउटकम्स एंड एक्सपोजर मेजर एट सेम टाइम। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि सेम टाइम पे आपने एक्सपोजर और आउटकम्स को देखना है, रिस्क और रिस्क फैक्टर और डिजीज़ को देखना है। अनकवर एसोसिएशन फॉर फर्दर स्टडी, और ये फर्दर स्टडी के लिए कोई एसोसिएशन को नहीं रखता है, इसको हम अनकवर करते हैं। यूजफुल फॉर हाइपोथेसिस जनरेशन, इसमें बंदा हाइपोथेसिस को जनरेट करता है। क्विक एंड चीप, ये जल्दी होता है और चीप होता है, बहुत महंगा नहीं होता है। नो फॉलो अप, इसमें कोई फॉलो अप भी नहीं है। बेस्ट वे टू डिटरमाइन प्रेवेलेंस, ये प्रेवेलेंस के लिए एक बेस्ट वे है जिसके ज़रिए हम प्रेवेलेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वेश्चनियर इंटरव्यू बेस, ये क्वेश्चनियर इंटरव्यू बेस है क्योंकि क्वांटिटेटिव है। ओके, और ज़्यादातर हमारी रिसर्चेज में ये वाला क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो रहा है, ख़ासतौर BS लेवल पे, जो BSN अब 8 सेमेस्टर में हम करते हैं ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे। ओके, यूज़फुल फॉर एसेसिंग प्रैक्टिस, इसके ज़रिए हम प्रैक्टिस को एसेस करते हैं, एटीट्यूड को, नॉलेज को, बिलीव को। यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विस, अगर हॉस्पिटल में सर्विसेज है तो क्या ये यूटिलाइज होते हैं या नहीं है, ये सब रिसर्च के हवाले से बातें हैं। ओके, एडवांटेज ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी कैन बी कंडक्टेड टू एसेस द हेल्थ केयर नीड ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को हेल्थ केयर की नीड है तो आपने क्या इसको एसेस करना है। हेल्प इन मेजर एसेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, जो हेल्थ सर्विस इसको यूटिलाइज़ करना, इसको एसेस करना, किसी चीज़ की कमी ज़्यादती तो नहीं है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिजीज़ एंड वेरियस वेरिएबल, जो वेरियस वेरिएबल है हमारे पास डिजीज़ के साथ, तो इसके बिटवीन जो इन्फॉर्मेशन है इसको प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन डिजीज़, एक डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन को जो है रिगार्ड करता है। डिटरमाइन बर्डन ऑफ द डिजीज़ इन ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पे एक डिजीज़ के बर्डन किया है। ओके, सो हेल्प फॉर प्लानिंग पर्पस, इसके ज़रिए हम प्लानिंग करते हैं। इसके लिमिटेशन क्या है, नो टेम्परल और टाइम सिक्वेंस, सो गिव नो इन्फॉर्मेशन वेदर विच कम फर्स्ट काज और डिजीज़। इसका जो लिमिटेशन है तो वो क्या है, वो ये है कि आपको एक टाइम में ये पता नहीं चलता कि फर्स्ट काज आया है या डिजीज़ आया है, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। गिव नो आइडिया अबाउट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ और एटियोलॉजी, इसमें जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये आपको नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के बारे में नहीं बताता और न एटियोलॉजी के बारे में कि ये डिजीज़ किस वजह से हुआ है या इसका नेचुरल हिस्ट्री क्या है। ओके, गिव नो मेजर ऑफ न्यू केसेस ऑकरेंस, और न ये आपको न्यू केसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बताता है। ओके, नॉट यूजफुल फॉर रेयर एक्सपोजर और रेयर आउटकम्स, और ये जो है मुफीद नहीं है रेयर एक्सपोजर और रेयर आउटकम्स के लिए। इसके लिए जो है हमारे पास क्या है, मल्टीपल एक्सपोजर आउटकम ज़रूरी है। डिज़ाइन ऑफ ए कोहोर्ट स्टडी, कोहोर्ट स्टडी की डिज़ाइन किया है।
कोहॉर्ट स्टडी स्टूडेंट आपको पता है कि हमने एक्सपोजर को प्रेजेंट में जो है क्या करना है, देखना है, और फिर इसके लिए टाइम देना है, फ्यूचर में इसको हमने देखना है। ओके, कि आगे क्या होने वाला है। तो एक चीज़ को आप फ्यूचर में देखते हैं तो इसको कोहॉर्ट स्टडी कहते हैं। ये हमारे पास प्रोस्पेक्टिवली होता है। ओके, डिफाइंड पॉपुलेशन है हमारे पास, नॉन रेंडमाइज्ड है, रेंडमाइज्ड नहीं है। ओके, एक ग्रुप एक्सपोज है, दूसरा नॉन एक्सपोज है। जो एक्सपोज है सिगरेट स्मोकिंग करता है तो इसमें एक को डिजीज़ है, दूसरे को नहीं है। ये नॉन एक्सपोज है लेकिन फिर भी डिजीज़ है और इसको डिजीज़ नहीं है। तो ये हमारे क्या है, ये कोहॉर्ट स्टडी के जो है क्या है, ये इसके एक एग्जाम्पल था। कोहॉर्ट स्टडी आल्सो कॉल्ड फॉलो अप और इंसिडेंट स्टडी। ये जो कोहॉर्ट स्टडी है इसको फॉलो अप और इंसिडेंट स्टडी भी कहते हैं। फॉलो अप क्यों कहते हैं? फॉलो अप इसलिए कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फॉलो करते हैं। अगर आज 2025 में, जून 2025 में मैंने 2 ग्रुप्स लिए, एक एक्सपोज है, दूसरा नॉर्मल है, दोनों को मैंने 10 साल के लिए स्टडी पे रखा कि मैं देखता हूं कि एक्सपोज ग्रुप कब इसको डिजीज़ जो है होगी। तो इसमें 25 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 1 ईयर भी लग सकते हैं। तो ये क्या है, ये मैं फॉलो करता हूँ ज़्यादा टाइम के लिए, तो इसलिए इसको फॉलो अप कहते हैं। और इंसिडेंट स्टडी क्यों कहते हैं स्टूडेंट? जब आप एक एक्सपोज ग्रुप को रखते हैं तो ऑलरेडी इसको डिजीज़ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब इसको डिजीज़ आता है तो इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट्स होता है ना, एक वाक़या होता है, तो इसलिए इंसिडेंट स्टडी कहते हैं। बिकॉज द डेटा ऑन एक्सपोजर एंड डिजीज रेफर्स टू डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, कोहॉर्ट स्टडी आर आल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल, और इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि डेटा ऑन एक्सपोजर एंड डिजीज रेफर्स टू डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, जो डेटा एक्सपोजर और डिजीज़ के लिए रेफर करता है डिफरेंट पॉइंट्स टाइम के लिहाज से। ओके, तो कोहॉर्ट स्टडी को इसलिए लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता है। कोहॉर्ट स्टडी आल्सो हैव बीन कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव स्टडी। प्रोस्पेक्टिव क्यों कहते हैं? प्रोस्पेक्टिव इसलिए कहते हैं कि प्रोस्पेक्टिव हम फ्यूचर में जब स्टडी करते हैं तो इसको प्रोस्पेक्टिव, और जब पास्ट में स्टडी करते हैं तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये प्रोस्पेक्टिव, तो प्रोस्पेक्टिव क्यों? इसको हम फ्यूचर में फॉलो अप करते हैं, फ्यूचर में डिजीज़ को देखते हैं। कोहॉर्ट स्टडी द ऑब्जर्वेशन ऑफ कोहॉर्ट ओवर टाइम मेजर आउटकम्स, synonyms terms लास्ट फॉलो अप लॉन्गिट्यूडनल प्रोस्पेक्टिव, ये इनके नाम है। कोहॉर्ट स्टडी, कोहॉर्ट क्या है? ग्रुप है, ग्रुप मतलब है इसका, और स्टडी ग्रुप स्टडी, जो बर्थ कोहॉर्ट है, बर्थ बच्चों के जो ग्रुप्स है। ओके, कोहॉर्ट है ऑल इंडिविजुअल एट डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। ओके, जो एक जियोग्राफिकल एरिया में इंडिविजुअल है जितनी भी, बर्न इन द सेम पीरियड यूजुअली एन ईयर, एक ईयर में सब जो पैदा हुई है, तो इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। इंसेप्शन कोहॉर्ट, जो इंसेप्शन कोहॉर्ट है, ऑल इंडिविजुअल असेंबल्ड एट ए गिवन पॉइंट बेस्ड ऑन सम फैक्टर। वर्क प्लेस में मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है ऑफिस में आए हैं, तो एक ख़ास काम के लिए आए हैं एक ख़ास पॉइंट जगह पे, तो ये क्या है? इंसेप्शन कोहॉर्ट है। एक्सपोजर कोहॉर्ट, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट पोटेंशियली शेयर ए कॉमन एक्सपोजर। हमारे पास एक इंडिविजुअल के ग्रुप है जो पोटेंशियली शेयर करते हैं एक कॉमन एक्सपोजर को, फॉर एग्जांपल रेडिएशन है। डिजीज़ कोहॉर्ट क्या है? डिजीज़ के ग्रुप क्या है? ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के ग्रुप विद ए स्पेसिफिक डिजीज़, जिसको एक स्पेसिफिक डिजीज़ होती है, इसको डिजीज़ कोहॉर्ट कहते हैं। स्टेप इन कोहॉर्ट स्टडीज, कोहॉर्ट स्टडी में हमारे पास 3-4 स्टेप है। कोहॉर्ट स्टडी आर कंडक्टेड इन 3 फंडामेंटल स्टेप। नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई कोहॉर्ट ऑफ एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड इंडिविजुअल हु आर फ्री ऑफ द डिजीज आउटकम्स ऑफ इंटरेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी। स्टडी के स्टार्ट में आपने देखना है कि कौन सा ग्रुप एक्सपोज्ड है, कौन सा ग्रुप अनएक्सपोज्ड है, नॉर्मल है, फ्री ऑफ डिजीज़ है। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, किसी को डिजीज़ नहीं होना है। ओके, एक्सपोज्ड है, सिगरेट स्मोकिंग करना है और दूसरे ने कुछ भी नहीं करना है, दोनों को आपने फॉलो अप करना है, स्टडी करना है। नंबर सेकंड, ऑब्जर्व ईच कोहॉर्ट ओवर टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आउटकम ऑफ इंटरेस्ट। फिर आपने टाइम के साथ साथ जो है दोनों ग्रुप्स को स्टडी करना है कि डिजीज़ है या नहीं है। कंपेयर द रिस्क ऑफ आउटकम बिटवीन द कोहॉर्ट। फिर लास्ट में आपने दोनों को जो है कंपेयर करना है कोहॉर्ट को। ओके, कि कोई रिस्क ऑफ आउटकम तो नहीं है। ये आप देख सकते हैं कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन टाइम के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ इंक्वायरी है। ये पॉपुलेशन है, मैंने पॉपुलेशन पीपल विदाउट द डिजीज़, ये लोग जो है इसको कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन एक जो है इसमें एक्सपोज है, सिगरेट स्मोकिंग करता है, दूसरा जो है नॉट एक्सपोज है। ओके, तो इसको डिजीज़ हुआ, फाइनली इसको डिजीज़ नहीं हुआ, इसको डिजीज़ हुआ, इसको नहीं। तो ये मैंने बहुत सारा टाइम लगा के 1 साल 2 साल 3 साल मैंने लगा के इसको मैंने जो है किया हुआ ढूंढा। टाइप्स ऑफ कोहॉर्ट, इसमें प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी भी है, रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी भी है।
प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी क्या है? कॉन्करेंट कोहॉर्ट स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। इसको हमने एक्सपोज ग्रुप को या नॉर्मल ग्रुप को हमने फ्यूचर में जो है स्टडी करना है। और रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में हमने क्या है? नॉन कनकरेंट कोहॉर्ट और हिस्टोरिकल कोहॉर्ट स्टडी। फिर हमने हिस्ट्री पे जाना है कि इसको ये डिजीज़ है किस वजह से है। अगर 2025 है तो मैंने जाना है 2008 पे। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन करना है। कोहॉर्ट स्टडी रिक्वायरमेंट प्रोस्पेक्टिव, अगर हम प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो प्रोस्पेक्टिव तो सिंपल है, एक्सपोजर से हमने आउटकम पे जाना है फ्यूचर में। इसको एक्सपोजर है, आउटकम पे जाना है, इस केस को हमने मजीद स्टडी करना है। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या है? आउटकम है, डिजीज़ है, लेकिन हमने बैक जाना है एक्सपोजर पे कि किस वजह से इसको ये डिजीज़ हुआ है। और एम्बी डायरेक्शनल किया है, 2 डायरेक्शन है। इसमें हमारे पास जो है एक्सपोजर है, तो एक्सपोजर से हमने आउटकम पे जाना है। ओके, कि हमारा आउटकम क्या है। और फिर आउटकम में जब हम जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम इस केस को मज़ीद स्टडी करते हैं कि मज़ीद इसके आउटकम क्या होने वाला है। ये क्या है? प्रोस्पेक्टिव। तो प्रोस्पेक्टिव क्या है? हमने फ्यूचर में जाना है, तो 2000 से हमने 2025 में आना है, ये आप देख सकते हैं। ओके, और प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी स्टार्ट द स्टडी फ्रॉम द बिगिनिंग से स्टडी स्टार्ट करना विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड द एक्सपोजर स्टेटस, एक्सपोज नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप, फॉलो देम ओवर टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, टेक ए relatively long time to complete the study, long as length of the study। स्टूडेंट, इसका सिंपल मतलब क्या है? 2 ग्रुप्स लेनी है। ओके, और 2 ग्रुप्स में एक एक्सपोज दूसरा नॉन एक्सपोज, और इसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टडी करना है। और फिर लास्ट में देखना है कि क्या हुआ, फ्यूचर में देखना है कोई डिजीज़ है या नहीं है। ये है हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव। आपने 2000 से वापस जो है 1980 1950 पे जाना है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव है। Retrospective cohort uses existing data collect in the first to identify the population and the exposed status, exposed not exposed group। exposed group not exposed group के पास्ट में आपने जाना है कि किस वजह से जो है इसको ये वाला मसला है। ओके, determine at present the developmental status of disease, investigators spend a relatively short time to assemble study population and the exposed not exposed group from past data। आपने जो है फिर जाना है और पास्ट में आपने डेटा को जो है चेक करना है। डिटरमाइन डिजीज स्टेटस एट द प्रेजेंट टाइम, फॉलो अप, फिर आपने फॉलो अप करना है। इन्वेस्टिगेटर यूज एग्जिस्टिंग डेटा कलेक्टेड इन द पास्ट टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन एंड द एक्सपोजर स्टेटस, एक्सपोज नॉट एक्सपोज ग्रुप, जो एक्सपोज है नॉन एक्सपोज, फॉलो देम इनटू फ्यूचर, और फ्यूचर में फिर आपने इसको फॉलो अप करना है। स्टूडेंट, यही बातें हैं। कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन जो है इसमें 3 चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास जो है इंसिडेंस रेट है और रिलेटिव रेट है और एट्रीब्यूटिव रेट है। तो इंसिडेंस रेट जो है हमारे पास क्या होता है? इंसिडेंस रेट में ये भी आप देखें ना, इंसिडेंट रेट में हमारा इंसिडेंस एक्सपोज ग्रुप, जो एक्सपोज ग्रुप है इसके इंसिडेंस क्या होता है? जो ऑलरेडी केसेस भी है और न्यू केसेस भी आते हैं, ए डिवाइड बाई ए प्लस बी। इंसिडेंस अनएक्सपोज ग्रुप, जो अनएक्सपोज ग्रुप है, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करता है, तो इसके लिए ये वाला फार्मूला सी डिवाइड बाई सी प्लस डी। इंसिडेंस टोटल एक्सपोज प्लस नॉन एक्सपोज दोनों को जमा करके ये वाला फार्मूला बन गया। Relative risk cohort study determine whether there is an association between exposed to factor and development of disease। जो एक्सपोज है ओके और जो डेवलपमेंट ऑफ डिजीज है, इन दोनों के बीच में क्या एसोसिएशन है, क्या रिलेशनशिप है, तो ये रिलेटिव रिस्क है। तो इंसिडेंस इज एक्सपोज्ड, इंसिडेंस इज नॉन एक्सपोज्ड। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम रिलेटिव रिस्क जो है इसे कहते हैं। ये इसका फार्मूला है ए डिवाइड बाई ए प्लस बी डिवाइड बाई सी प्लस डी। फिर हमारे पास एट्रीब्यूटिव रिस्क है। दिस इज डिटरमाइंड बाय द एट्रीब्यूटिव रिस्क विच इज डिफाइंड एज द अमाउंट और प्रोपोर्शन ऑफ डिजीज इंसिडेंस। ओके, अमाउंट या प्रोपोर्शन डिजीज इंसिडेंस के आपने देखना है डिजीज रिस्क। ओके, दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफिक एक्सपोजर, जो एक स्पेसिफिक एक्सपोजर को एट्रीब्यूट करता है। एट्रीब्यूटिव रिस्क इज डिफाइंड कैलकुलेटेड एज रिस्क डिफरेंस इंसिडेंस इन एक्सपोज ग्रुप माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज ग्रुप। ओके, ये हमारे पास क्या है? ये इसका फार्मूला है, ये फार्मूले याद रखना है। एडवांटेज ऑफ कोहॉर्ट स्टडी क्या है? यूजफुल फॉर रेयर एक्सपोजर
एक्सपोजर, रेयर एक्सपोजर इसमें आपने स्टडी करना है। यूजफुल फॉर मोर देन वन आउटकम, इसके एक से ज़्यादा आउटकम्स आते हैं। इंसिडेंट्स ऑफ द आउटकम्स के इंसिडेंट्स एंड इंसिडेंट रेट। टेम्पोरल रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम्स इज क्लियर। ओके, जो क्रॉस सेक्शनल था तो इसमें प्रेजेंट में दोनों चीज़ें होती थी, आपको पता नहीं चलता कि आउटकम कब है और डिजीज़ आउटकम्स पहले आया है या हमारे पास जो एक्सपोजर है वो पहले आया है। ओके, और ये जो टेम्पोरल रिलेशनशिप है इसके बिल्कुल क्लियर है। ओके, ए प्रोस्पेक्टिव तो मिनिमाइज बियास इन मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर। अगर प्रोस्पेक्टिव है तो आपने बियासिस को जो है एक्सपोजर में मिनिमाइज करना है, कम करना है, ताकि फ्यूचर में आप अच्छे से स्टडी करें। समटाइम द ओनली इथिकल और लीगल वे टू डू स्टडी। स्टडिफिकेशन, नेस्टेड केस कंट्रोल एंड मल्टी वेरिएट एनालिसिस एडजस्टमेंट कैन अप्लाइड। ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट स्टडी के डिसएडवांटेज, नॉट गुड फॉर स्टडी ऑफ रेयर आउटकम्स। जो रेयर आउटकम्स है इसके लिए ये स्टडी अच्छा नहीं है। ए रेट्रोस्पेक्टिवली दे रिले ऑन एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड। और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि आप जब रेट्रोस्पेक्टिवली जाए तो रिकॉर्ड की जो एडिक्वेसी है वो रिले करते हैं। एक्सपोज्ड में भी फॉलोड मोर क्लोजली देन अनएक्सपेक्टेड। प्रोस्पेक्टिवली दे कैन बी वेरी एक्सपेंसिव एंड स्लो। अगर आप इसको प्रोस्पेक्टिव स्टडी करें फ्यूचर में तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत स्लो प्रोसेस है। एज दे आर फॉलो अप स्टडी, the validity of result is high sensitive to loss, to follow up, migration, withdrawal, lack of participation, death। अगर आप इसको स्टडी करते हो तो 25 साल भी लग सकते हैं, तो इसमें माइग्रेशन भी हो सकती है आपकी इस जगह से, विड्रॉल भी हो सकते हैं, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन भी हो सकते हैं किसी डिजीज़ की वजह से, या डेथ की वजह से आप दुनिया से रुखसत भी हो सकते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। केस कंट्रोल स्टडी क्या है, इसमें एक हमारे पास जो है क्या है, केस है, इसको डिजीज़ है और दूसरा कंट्रोल है। इन दोनों को कंपेयर करना है, केस और कंट्रोल को कंपेयर करना है। एंड एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल केस कंट्रोल स्टडी में क्या करना है, आपने रेट्रोस्पेक्टिवली पास्ट में जाना है और आउटकम के जो एक्सपोजर है वो आपने स्टडी करना है। एंड एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन इन विच इंडिविजुअल हु हैव द डिजीज़ अंडर स्टडी, वो जिसको डिजीज़ है और अंडर स्टडी है, आल्सो कॉल्ड केस। ओके, तो इसको केस कहते हैं। आर कंपेयर, इसको आपने कंपेयर करना, इंडिविजुअल फ्री ऑफ डिजीज़, वो बंदा जिसको कोई डिजीज़ नहीं है, इसको कंट्रोल कहते हैं। रिगार्डिंग पास्ट एक्सपोजर, इसको आपने पास्ट में स्टडी करना है कि कोई पास्ट में कोई एक्सपोजर था या नहीं था और कौन सा था। तो ये क्या है, ये केस कंट्रोल स्टडी है। एक केस है, बंदे को डिजीज़ है, एक फ्री ऑफ डिजीज़ है, इसको डिजीज़ नहीं, इसको कंट्रोल कहते हैं। केस और कंट्रोल आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है पास्ट एक्सपोजर के बेस पे। एक्सपोजर डिफरेंसेस बिटवीन केस एंड कंट्रोल आर हेल्पफुल टू फाइंड पोटेंशियल रिस्क और prospective factor. The purpose is to determine if there are one or more factor associated with disease under study. अगर एक से ज़्यादा फैक्टर है तो फिर आपने इस स्टडी को अंडर स्टडी करना है, फिर आप इसको मज़ीद जो है आप स्टडी करेंगे। To examine the possible relation of an exposure to certain disease, we identify a group of individual with the disease. A group of individual है, इसको disease है, इसको केस कहते हैं। एंड फॉर पर्पस ऑफ कंपेरिजन, ए ग्रुप ऑफ पीपल विदाउट द डिजीज़, और ग्रुप ऑफ पीपल है, इसको कोई डिजीज़ नहीं है या आउटकम वेरिएबल नहीं है, तो इसको कंट्रोल कहते हैं। दिस स्टडी कंपेयर द अकरेंस ऑफ द पॉसिबल कॉज इन केस एंड कंट्रोल। ओके, आपने केस और कंट्रोल दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है और इसके अकरेंस ऑफ द पॉसिबल कॉज देखने हैं कि किस वजह से जो है इसको ये वाला मसला वजूद में आया है। ये आप देखें ना, ये क्या है, ये केस है, इस बंदे को डिजीज़ है, ये कंट्रोल है, इसको फ्री ऑफ डिजीज़ है। ओके, और ये जो केस है इसको डिजीज़ है तो इसके रिस्पेक्टर मौजूद है, इसके रिस्पेक्टर जो है एब्सेंट है, मौजूद नहीं है, इसको आपको पता नहीं किस वजह से इसको ये केस है। रिस्पेक्टर प्रेजेंट है और फिर भी ये जो है इसको कोई डिजीज़ नहीं, इसके रिस्पेक्टर नहीं है और फिर भी इसको जो है डिजीज़ नहीं है, कंट्रोल है। तो आपने क्या करना है, केस से आपने प्रेजेंट से आपने पास्ट पे आना है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी लुकिंग बैकवर्ड, और इन दोनों को आपने कंपेयर करना है, केस और कंट्रोल को। ओके, व्हेन इज ए केस कंट्रोल स्टडी वांट, ए केस कंट्रोल स्टडी इज यूजुअली कंडक्टेड बिफोर ए कोहॉर्ट। ये कोहॉर्ट से हम पहले कंडक्ट करते हैं ताकि हम क्या करें, रेट्रोस्पेक्टिवली हम बैक में जाए और एक्सपोजर को फाइंड करें। और एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी कोहॉर्ट स्टडी से पहले हम केस कंट्रोल स्टडी को यूजुअली कंडक्ट करते हैं। टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़, ताकि हम डिजीज़ की एटियोलॉजी को फाइंड कर सके। एट कॉस्ट रिलेटिवली लेस एंड कैन बी कंडक्टेड इन ए शॉर्ट टाइम, ये बहुत कम टाइम में जो है हम कंडक्ट कर सकते हैं और इस पर बहुत कम पैसे लगते हैं। फॉर ए गिवन डिजीज़ ए केस कंट्रोल स्टडी कैन इन्वेस्टिगेट मल्टीपल एक्सपोजर। और याद रखना
केस कंट्रोल स्टडी में हम मल्टीपल एक्सपोजर को देख सकते हैं। व्हेन देयर एक्सपोजर इज नॉट नोन, अगर रियल एक्सपोजर मौजूद नहीं है तो फिर हमने मल्टीपल एक्सपोजर को देखना है। ए केस कंट्रोल स्टडी इज प्रिपेयर्ड व्हेन द डिजीज इज रेयर बिकॉज इन्वेस्टिगेटर कैन इंटेंशनली सर्च फॉर द केस। ओके, जब एक डिजीज़ जो है रेयर होता है लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेटर इसको इंटेंशनली जो है इस केस के लिए जो है सर्च करते हैं। A cohort study of rare disease would need to start with a large number of exposed people to get adequate number of cases. Advantages of case control study can be carried out quickly and quite cheaply. ये बहुत ज़्यादा जो है क्या है चीप है, कम पैसों पे होता है एंड कैरीड आउट क्विकली भी होते हैं। यूजुअली फॉर रेयर डिजीज़, ये रेयर डिजीज़ के लिए होता है और आउटकम्स के लिए। कैन स्टडी मल्टीपल एक्सपोजर फॉर ए सिंगल आउटकम्स, ये मल्टीपल एक्सपोजर जब एक सिंगल आउटकम के लिए होता है, मतलब एक डिजीज़ और इसके लिए बहुत ज़्यादा काजेज़ होते हैं, तो ये इसके जो है एक फ़ायदा है। केस कंट्रोल स्टडी कैन बी आइडियल फॉर द स्टडी ऑफ रेयर डिजीज़ और दोज विद ए लॉन्ग लेटेंसी, या वो डिजीज़ जिसके लेटेंसी बहुत ज़्यादा है या वो डिजीज़ जिसके रेयर डिजीज़ है, इसके लिए ये जो केस कंट्रोल है ना, ये स्टडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, और बहुत ज़्यादा जो है आइडियल है। कंपेयर ऑड ऑफ एक्सपोजर बिटवीन केस एंड कंट्रोल। डिसएडवांटेजेस क्या है? सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल पॉपुलेशन ओवर मैचिंग, जब आप कंट्रोल पॉपुलेशन को क्या करते हैं, इसको आप सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये ओवर मैचिंग करता है। इंफॉर्मेशन बियासेस एक्सपोजर similar status determine after outcomes has occurred, recall selection bias सब होते हैं, especially regarding control cannot establish sequence of even temporal relationship, इसमें भी जो है आपको पता नहीं चलता कि कब कहाँ पे हुआ है। नॉट गुड फॉर रेयर एक्सपोजर के लिए गुड नहीं है। कैन नॉट यूजुअली बी यूज्ड टू एस्टिमेट, और इसके ज़रिए आप कोई एस्टिमेट लगा नहीं सकते। अब इसके बाद जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन है जिसमें रेंडमाइजेशन है। एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशनल स्टडी, इसमें सबसे पहले हमारे पास है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल RCT, एन एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन विच सब्जेक्ट इन ए पॉपुलेशन और रैंडमली एलोकेटेड इनटू ग्रुप, usually called study and control group, study or control group to receive and not receive an experimental, preventive or therapeutic procedure, maneuver or intervention। इसमें आपने एक्सपेरिमेंट करना है, दो ग्रुप लेनी है लेकिन रैंडमाइज करना, दोनों को आपस में मिक्स करके, मेल फीमेल को मिक्स करके, डिजीज़ और अनडिजीज़ को मिक्स करके, इससे फिर रैंडमाइजेशन के बेस पे, नॉट बाय चॉइस पे नहीं। ओके, चॉइस पे आपने जो है कलेक्ट नहीं करना बल्कि चांस पे कलेक्ट करना। तो ये हमारे पास क्या है? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। इसमें रैंडमाइज क्या है? एलोकेशन ऑफ पार्टिसिपेंट टू वेरियस ग्रुप एंड रैंडम पैशन। रैंडम पैशन पे रैंडम, अगर हम गैस की बात करें, सिलेंडर में जो गैस होता है तो इसके जो मालिक्यूल है वो रैंडम होते हैं। एक दीवार से टक्कर मार के दूसरी दीवार पे, इस तरह जो बाल होते हैं ना क्रिकेट, एक से टक्कर मार के दूसरे टक्कर, ये रैंडमाइज्ड है, रैंडमाइजेशन। तो लोगों को मुख्तलिफ ग्रुपों में डिस्ट्रीब्यूट करना ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस नहीं, by chance। okay, a control group is used to compare the effect of particular treatment। कंट्रोल किया है जिसको कोई डिजीज़ नहीं है। ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंटल कंडक्शन, आप एक एक्सपेरिमेंटल कंडक्शन लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट को करके इसके रिजल्ट को कंडक्ट करते हैं, तो इसको ट्रायल कहते हैं। आप कहते हैं ना कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लेनी है तो मैं ड्राइविंग टेस्ट जो है दूंगा। ओके, तो जब आप ड्राइविंग टेस्ट, तो इसको ट्रायल कहते हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल कंडक्शन है, आप एक्सपेरिमेंट चेक करते हैं। RCT क्या है? ये रेफरेंस पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन है, इसके बीच में स्टडी पॉपुलेशन है, फिर सैंपल है, और रैंडम एलोकेशन किया है। रैंडम एलोकेशन के इंटरवेंशन ग्रुप है, ये कंट्रोल ग्रुप है। इसको डिजीज़ नहीं है, इसको है, इंटरवेंशन ज़रूरी है इसके लिए। तो चेंज ग्रुप ड्यूरिंग स्टडी आपने इसको आपस में मिक्स करना है। ओके, तो आउटकम मेजर। Randomized control trial, the true experimental study design RCT has three characteristics। Randomization हमारे पास क्या है स्टूडेंट? Randomization, the researcher take care to randomly assign subject to control and experimental group। कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में लोगों को बाय चांस जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, नॉट बाय चॉइस। तो ये क्या रेंडमाइजेशन है? ईच सब्जेक्ट इज गिवन एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग असाइन्ड विद टू आइदर ग्रुप, हर ग्रुप को जो है चांस है कि वो किस ग्रुप में जा सकता है। कंट्रोल किया है, द रिसर्चर इंट्रोड्यूस वन और मोर कंट्रोल ग्रुप्स टू कंपेयर विद द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो है जिसको डिजीज़ नहीं है, रिसर्चर इसको जो है कंपेयर करता है एक्सपोज ग्रुप के साथ। ओके, पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। मैनिपुलेशन किया है, हुनरमंदी से एक काम करना, द रिसर्चर डज समथिंग टू वन ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट इन द स्टडी।
रिसर्चर जो है, जो इंटरवेंशन ग्रुप है, इसके साथ जो है क्या करना है, इसके स्टडी करना है, तो ये मैनिपुलेशन है। नोट द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज दैट बाय रेंडमाइजेशन ऑफ कन्फाउंडिंग वेरिएबल, randomized control trial, and randomized control trial RCT, we begin with a defined population. एक डिफाइंड पॉपुलेशन से हमने इसको स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट इन दी स्टडी पॉपुलेशन और रैंडमली एलोकेटेड टू इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ग्रुप एंड द रिजल्ट और असिस्ट बाय कंपेयरिंग आउटकम्स। द बेसिक डिज़ाइन ऑपर्चुनिटी इज गिवन बिलो। ये हमारे पास क्या है, ये स्टडी पॉपुलेशन है, ये सैम्पल पॉपुलेशन है, रैंडमाइजेशन किया, स्टडी ग्रुप ये है, एक्सपेरिमेंटल है, ओके, और ये कंपेरिजन ग्रुप है, ओके। कंट्रोल है, इसको डिजीज़ नहीं, इसको डिजीज़ है। फर्स्ट डेटा कलेक्शन बिफोर इंटरवेंशन और सेम टाइम एज स्टडी, इंटरवेंशन मैनिपुलेशन, नो इंटरवेंशन नो मैनिपुलेशन, लास्ट डेटा कलेक्शन आफ्टर इंटरवेंशन, और इसको तो कोई डिजीज़ है नहीं, तो इन दोनों को कंपेयर करना। एलोकेशन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट्स, रैंडमाइजेशन, रैंडम गॉन बाय चांस नॉट बाय चॉइस, ओके, और रैंडमाइजेशन एलोकेशन ऑफ इंडिविजुअल टू ग्रुप बाय चांस नॉट बाय चॉइस, ईच सैम्पलिंग यूनिट हैज़ द सेम चांस ऑफ सिलेक्शन, ओके। हर बंदे को जो है सिलेक्शन के लिए 100% चांस है। रैंडमाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट? रैंडमाइजेशन द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग पार्टिसिपेंट और सब्जेक्ट टू different groups or condition by chance rather than by choice to minimize bias and ensuring comparability, okay। randomization हमारे पास ऐसा एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, ग्रुप को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डन बाय चांस विदाउट द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट हु इज़ इन व्हाट ग्रुप, कौन किस ग्रुप में है हमें पता नहीं चलता। रैंडमाइज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्प्रेड करना है, आंखें बंद करके। प्राइमरी पर्पस क्या है? प्रिवेंट बियास, ताकि बियास ना हो इन एलोकेटिंग सब्जेक्ट टू ट्रीट ग्रुप, अवॉइड प्रेडिक्टेबिलिटी, ओके, ताकि कोई कल गिला ना करे कि मैं जो है इसने इस ग्रुप में डाला था इसलिए मुझे ये मसला है। सेकेंडरी पर्पस अचीव कंपेरेबिलिटी बिटवीन द ग्रुप्स, देयर इज़ नो गारंटी, लेकिन कोई गारंटी इसका नहीं है कि मेरा ये चीज़ जो है हो जाएगा। Stratified randomization is assignment when a group defined by participant characteristic। ये participant characteristic के बेस पे जो randomization होता है वो क्या है? एज या disease severity के बेस पे। ensure good balance of these factors। स्टूडेंट MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, 100 पेशेंट है हमारे पास, 60 मेल है, 40 फीमेल है, 600 मेल है, 400 फीमेल है, ओके। स्ट्रेटिफाइड बाय जेंडर के बेस पे हमने किया। अब एज के बेस पे मेल में 360 यंग है, 240 ओल्ड है, फीमेल में 300 यंग है और 100 ओल्ड है, ओके। फिर रेंडमाइज ईच सब ग्रुप, इन सब को हमने जो है रेंडमाइज किया, ओके। 180 इससे और इन सब को जो है हमने आपस में मिक्स किया, तो इससे भी 500 इससे भी 500, तो ये न्यू ट्रीटमेंट है, ये करंट ट्रीटमेंट है, तो ये मैंने किया स्ट्रेटिफाइज रेंडमाइजेशन। रेंडमाइज ट्रायल आर गोल्ड स्टैंडर्ड, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं। स्टडी डिजाइन बिकॉज द पोटेंशियल फॉर बियास, इसमें कोई बियास की तरफदारी नहीं है। सिलेक्शन टू ट्रीटमेंट ग्रुप्स इज अवॉइडेड। ब्लेंडिंग इन RCT, अब हम RCT में ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग क्या होता है? कभी हमने जो है क्या करना है कि कभी हमने जो है सिंगल ब्लाइंड में हमने पार्टिसिपेंट को जो है नहीं बताना है कि हम क्या करते हैं, ओके। डबल ब्लाइंड में हमने क्या करना है? डबल ब्लाइंड में हमने पार्टिसिपेंट और रिसर्चर दोनों को ब्लाइंड रखना है, इसको नहीं बताना है कि हमने आगे क्या करना है, ओके। और ट्रिपल ब्लाइंड में हमने क्या, पार्टिसिपेंट, रिसर्चर और डेटा एनालिस्ट तीनों को जो है हमने ब्लाइंड रखना है ताकि इसको कोई पता ना चले, ओके। और फिर हमने स्टडी करना है। और इसके बाद अनब्लेंडेड ट्रायल है, जो अनब्लेंडेड है किसी को भी ब्लाइंड नहीं रखना है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ब्लेंडिंग है, ओके। ब्लेंडिंग रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट ऑफ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द टर्म ब्लेंडिंग मास्किंग, मास्क पहनना कि किसी को नजर ना आए, refers to keeping trial participant, investigator, healthcare provider, assessor, they collect outcome data, unwavering intervention, so therefore they are not influenced by knowledge. Blending prevent bias at several stages of trial, इसमें कोई बियास नहीं होगा, कोई तरफदारी नहीं हो सकता। मास्किंग और ब्लाइंडिंग यूज टू इंक्रीज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द पर्सन डीलिंग विद द रेंडमाइज्ड स्टडी टू प्रिवेंट प्रेजुडिस, ताकि कोई तासुब ना हो, कोई प्रेजुडिस ना हो, तो इसलिए ब्लेंडिंग होता है, ओके। कभी सिंगल ब्लेंड, कभी डबल, कभी ट्रिपल, कभी अनब्लेंड, ओके। तो ये किस चीज़ के लिए होता है? ताकि ऑब्जेक्टिविटी इंक्रीज किया जाए, ओके। जिस चीज़ पे फोकस है तो इस पे फोकस किया जाए, ओके।
सब्जेक्ट्स हु कैन बी मास्क ब्लेंडेड, स्टडी पार्टिसिपेंट भी हो सकती है, केयर गिवर ट्रीटर भी हो सकती है, डेटा कलेक्टर, एसेसर, डेटा एनालिस्ट और इन्वेस्टिगेटर, इन सब को ब्लेंड रखा जा सकता है। ओके, लेवल ऑफ मास्किंग क्या है, नॉन ब्लेंडेड ओपन है, सिंगल डबल ट्रिपल हो सकते हैं। तो प्रेजुडिस क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रेजुडिस हमारे पास प्री कंसीव्ड ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस। एक बंदा एक ओपिनियन पेश करता है कि ये मेरा बात है, लेकिन न इसके पास इसकी कोई रीज़न है, न इसके पास कोई एक्चुअल एक्सपीरियंस है, तो इसको रिजेक्ट किया जाता है ना, तो ये प्रेजुडिस है। प्लेसिबो निसीबो, प्लेसिबो और निसीबो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक होते हैं प्लेसिबो। प्लेसिबो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको कहूँ तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ओमेप्राजोल जो कैप्सूल है, ओमेप्राजोल कैप्सूल में ओपन करके इसके अंदर जो मेडिसिन है वो मैं जो है इससे जो है क्लियर करता हूँ, और फिर जो मतलब खाली जो कैप्सूल होता है इसको मैं पेशेंट को देता हूँ कि आप इसको खा लें। तो पेशेंट को तो पता नहीं है ना, दूसरे को पता नहीं है कि मैंने क्या खाया, वो तो सोचता है कि मैंने ओमेप्राजोल खाया या इस ओमेप्राजोल खाया। तो इस तरह ये हमारे पास क्या है, प्लेसिबो है, जो इसमें कोई ड्रग्स नहीं है, कोई थेराप्यूटिक एक्शन इसका नहीं है, थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं है, लेकिन सिर्फ इस बंदी को पता चलता है जो इसको देता है, जो लेता है इसको पता नहीं होता है। तो ये क्या है, फ्रॉम लैटिन आई विल प्लीज, ओके, इज मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, थेरापी, केमिकल सॉल्यूशन, पिल्स which is administered as if they were a therapy but which have no therapeutic value other than placebo effect। इसकी कोई therapeutic value नहीं होते। और जो नसीबो होते आई विल हार्म, ये कहता है कि मैं आपको हार्म करूँगा। इस ट्रीटमेंट लाइक ए प्लेसिबो, ये ट्रीटमेंट है, ओके, इसमें आपने ड्रग देना है, वो हार्मफुल इफेक्ट या हार्मफुल रिजल्ट दे सकता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, सिंगल ब्लाइंड है, डबल ब्लाइंड है, ट्रिपल ब्लाइंड है। सिंगल ब्लाइंड में क्या है, द सब्जेक्ट आर नॉट नोइंग द ग्रुप टू विच दे आर बिलोंगिंग, सब्जेक्ट को पता नहीं चलता, पार्टिसिपेंट को पता नहीं चलता कि मैं किस ग्रुप में हूँ। ओके, डबल ब्लाइंड में क्या होता है, नाइदर द सब्जेक्ट नॉर केयरगिवर इज अवेयर अबाउट द ग्रुप, न सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट को पता है, न केयरगिवर जो डॉक्टर है या नर्स है इसको भी पता नहीं है कि मैं क्या करता हूँ या और मैं किस को करता हूँ, और ये सोचता है कि मैं कहाँ पे हूँ और कौन मुझे ट्रीट करता है। ओके, दोनों नाखबर है। ट्रिपल ब्लाइंड में क्या होता है, ट्रिपल ब्लाइंड में द सब्जेक्ट, द केयर गिवर, नर्स और डॉक्टर एंड द पर्सन डूइंग द एनालिसिस आर नॉट अवेयर अबाउट द ग्रुप एन। इसमें क्या होता है, ट्रिपल ब्लाइंड में हमारे पास जो सब्जेक्ट है पार्टिसिपेंट, वो भी जो है क्या है, वो भी हमारे पास ब्लाइंड है, केयर गिवर जो डॉक्टर नर्स है वो भी ब्लाइंड है, और जो एनालिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, वो भी अनअवेयर है, वो भी ब्लाइंड है। तो ये ट्रिपल ब्लाइंड है। इसमें जो है हमारे पास एक अनब्लाइंडेड ट्रायल भी है, ओके, जिसमें सब जो है अनब्लाइंड होते हैं, सबको पता है। एक्सपोजर अंडर कंट्रोल, एक्सपोजर अंडर कंट्रोल होता है ड्यू टू रैंडमाइजेशन, बोथ इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ग्रुप हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों के सेम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। बाय ब्लाइंडिंग द स्टडी द ऑब्जर्वर एंड सेलेक्टेड बियास कैन एलिमिनेटेड, इसके जरिए ऑब्जर्वर और सिलेक्शन बियास जो है एलिमिनेट होते हैं। प्रॉपर्ली डिजाइन एंड कंडक्ट इट कैन रिड्यूस द कन्फाउंडिंग, कन्फाउंडिंग वेरिएबल ये रिड्यूस करता है अगर प्रॉपरली आप इसको कंडक्ट कर सके। कैन कन्फर्म और कंप्यूट एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस, ये जो है रिफ्यूट करता है, कंफर्म करता है। कैन इवेलुएट द एफिशिएंसी और एफिकेसी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये हेल्थ सर्विसेज की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और एफिकेसी को एवेलुएट करता है कि किस तरह हालात चल रहे हैं। बेस्ट मेथड फॉर स्टडिंग काजुअल रिलेशनशिप, काजुअल रिलेशनशिप के लिए ये एक बेस्ट। इसमें एथिकल प्रॉब्लम है क्योंकि आपने बूढ़े, बच्चे, मेल फीमेल, अमीर गरीब, जो बीमार, जो कंट्रोल है, सबको मिक्स करके रेंडमाइज फॉर्म में जो है आपने अफोर्ड करना है। ओके, तो ये एक एथिकल प्रॉब्लम है। ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट, इसके ट्रीटमेंट के एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। ड्यू टू बेनिफिट्स ऑफ इंटरवेंशन इन द ट्रीटेड ग्रुप्स, ओके, प्रोविजन ऑफ प्लेसिबो और रिलेटिवली एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा खर्च इस पे होता है। कज़ा एक्सपेरिमेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें या रेंडमाइजेशन जो है क्या होता है, मिस होता है, या इसमें कंट्रोल ग्रुप जो है यूज़ अप
सेपरेट कंट्रोल ग्रुप इसमें नहीं होता है, इन दोनों में एक चीज़ नहीं होगा। ओके, कज़ा एक्सपेरिमेंट स्टडी हाउएवर ऑलवेज इंक्लूड्स मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सर्विस, इसके बात में करता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कज़ा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन यूज टू आर मोर ग्रुप्स, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स में हो सकते हैं। विच ऑफ वन सर्व एज कंट्रोल ग्रुप, इसमें वन कंट्रोल एंड विच नो इंटरवेंशन टेक प्लेस। एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होगा लेकिन इसकी कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। ओके, और दूसरा हमारे पास ऐसा ग्रुप होगा जिसके इंटरवेंशन होगा। तो फिर आपने दोनों को कंपेयर करना है। बोथ ग्रुप्स आर ऑब्जर्व्ड बिफोर एज वेल एज आफ्टर द इंटरवेंशन टू टेस्ट इफ द इंटरवेंशन हैज़ मेड एनी डिफरेंस। किया, एक ने इंटरवेंशन किया है, दूसरे नहीं किया है, फिर दोनों को आपस में आपने कंपेयर करना है। ओके, द सब्जेक्ट इन द टू ग्रुप स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप हैव नॉट बीन रैंडमली असाइंड। ये देखिए, ये इंटरवेंशन है, ग्रुप ने इंटरवेंशन से पहले, बिफोर स्टडी ग्रुप बिफोर, फिर इसने इंटरवेंशन किया और ये किया है, ये ग्रुप बिफोर है लेकिन इसने कोई इंटरवेंशन नहीं किया और इन दोनों को कंपेयर किया है। एक ने इंटरवेंशन किया है, दूसरे ने नहीं किया है, लेकिन दोनों को कंपेयर किया, कज़ा एक्सपेरिमेंट है। अनदर टाइप ऑफ डिज़ाइन that is often choose because it's quite easy to set up, use only one group is an intervention is carried out, one इसमें intervention होना चाहिए। The situation is analyzed before and after the intervention to test if there is difference in the observation problem। एक में जो इसमें जो है intervention होता है ना, एक में before after, तो इसको before after study भी कहते हैं। ओके, MCQs पार्ट ऑफ याद रखना, ये intervention है, स्टडी ग्रुप है और आफ्टर ग्रुप है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, दोनों को कंपेयर किया जाता है। तो ये क्या है, ये हमारे पास स्टडी बिफोर आफ्टर स्टडी है। स्टडी टाइप्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस, ये वही बातें हैं एनालिटिकल स्टडी के लिहाज से। ओके, आप लोग खुद इसको जो है देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, एनिमल्स और लेबोरेटरी रिसर्च है। ओके, पेयर केस रिपोर्ट है, पेयर केस सीरीज़ है, पेयर केस कंट्रोल स्टडी है, कोहॉर्ट स्टडी है, रेंडमाइज कंट्रोल है, ARCT है, फिर सिस्टमिक रिव्यू है, फिर इसके बाद मेटा एनालिसिस। स्टूडेंट, ये मेटा एनालिसिस क्या है चीज़ है? मेटा एनालिसिस हमारे पास a statistical technique that combines that finding of multiple individual studies to develop a more robust or reliable conclusion। ये हमारे पास स्टेटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें हम कंबाइन करते हैं मल्टीपल इंडिविजुअल स्टडी के फाइंडिंग को, ताकि हम मोर रिलायबल कंक्लूजन को डेवलप कर सके। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, मेटा एनालिसिस, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर मेथोडोलॉजी है। स्ट्रॉन्गर मेथोडोलॉजी मेटा एनालिसिस है, लेस बयास होता है सिस्टमिक रिव्यू में, और ये जो कंट्रोल कंपैरिजन ये है, और ये फीवर स्टडी ये वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ये मुख्तलिफ किस्म के रेफरेंस हैं। अगर कोई आप में से ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्टडी करने वाला है तो वो इस लिंक को और इस रेफरेंसेस को जो है स्टडी कर सकता है, इसको ओपन करके इसके जो है स्टडी कर सकता है आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।